मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के 5वें वीडियो के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें। इस टॉपिक में जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आने वाला है राउल्ट्स लॉ, जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो यदि हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में समझें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ वी हैव अ कंटेनर, if we have a container and some liquid solution kept in it, और कोई लिक्विड सॉल्यूशन इसमें रख दिया गया है, ठीक है। ड्यू टू इवोपरेशन, इवोपरेशन के कारण कोई भी लिक्विड का ऊपरी पृष्ठ जो है, यानी लिक्विड जो होता है उसके अपर पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ से जो होता है, अपर सरफेस से लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है इवोपरेट होकर के और धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होता रहता है एट एनी टेम्परेचर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये जो होता है इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। कहीं ना कहीं ये लिक्विड का जो अपर सरफेस का पार्टिकल होगा ये इस क्लोज कंटेनर के अपर सरफेस पे जाके चिपकेगा। फिर से एक बार हम लोग इस चीज़ को समझें कि हमने एक कंटेनर लिया जिसमें कोई लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है इसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स होगा। एक तो सॉल्यूट जो कि 1 से अधिक हो सकता है, और सॉल्वेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट कभी भी एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें से जो एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट, वो नेसेसरी जो होगा एकदम कंफर्म है कि वो वोलेटाइल होगा। और वोलेटाइल का मतलब होता है कि इवेपोरेट होने की उसमें कैपेसिटी अधिक होती है, यानी इवेपोरेट होता है। और जो सॉल्यूट होता है यदि सॉलिड है तो मे भी इवेपोरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वोलेटाइल होगा भी या नहीं भी होगा, नॉन वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होगा, वोलेटाइल होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जाके यदि ऊपरी पृष्ठ पे चिपकेगा तो यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं कि जो वाटर का पॉइंट है या फिर किसी लिक्विड सॉल्यूशन का जो पॉइंट है ये धीरे धीरे यदि यहाँ पे अपर पृष्ठ पे जाके चिपकेगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यानी 2 प्रोसेस हमने देखा। पहला देखा इवेपोरेशन और दूसरा देखा कंडेंसेशन। और दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा। आफ्टर सम टाइम दोनों प्रोसेस का जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा, जैसा कि हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। और इस ड्यूरेशन में वेपर द्वारा जो लिक्विड के अपर सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, लगाया जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। एंड इन द इक्विलिब्रियम स्टेट between evaporation and condensation process in liquid and its vapor pressure, its vapor, the pressure exerted on the surface of liquid is known as vapor pressure. Now in this time we talk about vapor pressure of liquid solution, और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे vapor pressure of liquid solution के बारे में। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं हम लोग यदि, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, लिक्विड सॉल्यूशन की सिंपली बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसमें डिजॉल्व हो सकता है सॉल्यूट जो होगा आपका, वो मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
सॉल्यूट इज मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, बट द सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, और जब हम लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले वीडियो में गैस की बात कर चुके हैं। गैस इज डिजॉल्व इन लिक्विड, हेनरी लॉ को जैसे हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ा था। तो इस टॉपिक को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, व्हेन द गैस इज डिजॉल्व इन लिक्विड। और यहाँ पे हम लोग जो है इस टॉपिक में बात करने वाले हैं जनरली व्हेन द लिक्विड इज डिजॉल्व इन लिक्विड एंड व्हेन द सॉलिड इज डिजॉल्व इन लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे बनने के दो तरीके और हमारे पास जो बच रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग को दो टॉपिक पढ़ने होंगे यहाँ पे। जो सबसे पहला टॉपिक आपका होने वाला है एक चीज और, कोई भी सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में यदि दो कंपोनेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट solute and solvent, then its solution is known as binary solution. Okay, now in this section we discuss about two type of solution. Also you know that the liquid is volatile. volatile का मतलब अभी हमने आपको बताया है कि ये इजिली इवेपोरेट होता रहेगा, यानी ये लिक्विड में है और लिक्विड से धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, और इस ऐसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सबस्टांस। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहला होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और दूसरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले आज हैं राउल्ट्स लॉ, जो कि आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग यदि बात करें राउल्ट्स लॉ की, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमको यही पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट एंड इट केप्ट इन ए कंटेनर, बोथ कंपोनेंट इज इवेपोरेट and the equilibrium established between vapor pressure phase vapor and its liquid। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो कि सबसे पहले ये बताया था राउल्ट्स ने, यानी इस राउल्ट्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेलिंग देख लिए, ROAUL, ठीक है, ROUR राउल्ट्स लॉ, RAOULTS राउल्ट्स लॉ। ध्यान से देखेंगे राउल्ट्स लॉ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन, और राउल्ट्स लॉ भी पूछता है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राउल्ट्स लॉ। तो इसमें राउल्ट्स लॉ में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बोथ सॉल्यूशन इज वोलेटाइल की बात करते हैं हम लोग, वोलेटाइल यानी दो कंपोनेंट है। यदि हम लोग कंपोनेंट को मान लें कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, तो इसमें से कोई एक कंपोनेंट जो है, दोनों कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट हो, ये बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। पहली बात बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखेंगे कोई एक कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो सॉल्वेंट होगा और एक कोई कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्यूट होगा।
तो इस सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ है क्या, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने दोनों सॉल्यूशन को लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम लोग दो कंटेनर ले रहे हैं, सबसे पहले एक कंटेनर हमारा ये है और दूसरा कंटेनर हमारा ये है, तो इसको हम लोग सिंगल सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि पहले वाले में हमने फर्स्ट वाला सॉल्यूशन रखा है, दूसरे वाले में सेकंड वाला रखा है। तो पहले वाले में जो सॉल्यूशन हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होगा इसके सरफेस पे भी एग्जर्ट होगा, इसके प्रेशर पे भी, इसके सरफेस पे भी लगेगा वेपर द्वारा। जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इसके सरफेस पे, उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट लिक्विड। और फर्स्ट कंपोनेंट, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं P1 नॉट से। किसे डिनोट कर रहे हैं? P1 नॉट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे हम लोग इस टॉपिक को। तो दूसरे कंटेनर में हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा कंटेनर है, इसके जो सरफेस है यहाँ पे, इस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं P2 नॉट, क्योंकि ये दूसरे कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों सॉल्यूशन को हम एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। एक बार फिर क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये जो बनेगा सॉल्यूशन हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो ये सॉल्यूशन बना है इसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 का जो प्रेशर है यहाँ पे, उसको हम लोग मान लेंगे P1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे कंपोनेंट, दूसरी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग मानेंगे P2। ओके, और यहाँ पे देखेंगे, अब मोल फ्रैक्शन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट 1 का, वो हो जाएगा हमारा जीटा ए, या एक्स ए पढ़ते हैं हम लोग, या जीटा ए पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जीटा बी कहेंगे यहाँ पे हम लोग, जो दूसरे कंपोनेंट द्वारा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ की बात करें तो मैथमेटिकली राउल्ट ने बताया क्या था? द वेपर प्रेशर of a liquid solution, the vapor pressure of a liquid solution is directly proportional to its mole fraction. राउल्ट्स लॉ क्या था? The vapor pressure of a liquid solution is directly proportional to its mole fraction. ध्यान से देखेंगे, नोट कर लेंगे हम लोग इस टॉपिक को। द वेपर प्रेशर ऑफ, राउल्ट्स लॉ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। राउल्ट्स लॉ क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। चलिए बच्चों, अब मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, यानी फर्स्ट कंपोनेंट के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसके लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ के यदि अप्लाई करते हैं, तो राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? द वेपर प्रेशर, यानी कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें जो वेपर प्रेशर है पहले सॉल्यूशन का P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जीटा 1 कर सकते हैं या जीटा ए कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, मैथमेटिकली लिख रहे हैं पहले सॉल्यूशन के लिए, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसमें है क्या क्या। जो पहले कंपोनेंट के लिए राउल्ट्स लॉ में लिया गया है, तो पहले कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है बाइनरी सॉल्यूशन फेज में, वो है P1। प्योर कंपोनेंट ए जो फर्स्ट कंटेनर में हमने लिया था, उसका जो वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट है। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। समझ गए होंगे बच्चों आप लोग। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके क्लास, आगे देखते हैं हम लोग फॉर कंपोनेंट 2 सेकेंड कंपोनेंट। तो इस पे भी हम लोग फटाफट अप्लाई करते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके हम लोग देखते हैं P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2।
और जीटा 2 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू जीटा 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे कि हमको दो इक्वेशन मिला है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डाल्टन्स लॉ की, जो कि डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया था। यहाँ पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई करके हम लोग देखते हैं कि यदि किसी एक कंटेनर में दो बाइनरी सॉल्यूशन रखते हैं, वी नो दैट बाय द डाल्टन्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ये हमारा दो इक्वेशन है, ये हमेशा रहेगा हमारा यहाँ पे। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग फाइनल इक्वेशन निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ओके, डाल्टन्स लॉ से वी नो दैट P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 इन इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको हम लोग, और इसमें हम लोग P1 और P2 का वैल्यू रखते हैं। देखते हैं ध्यान से होता क्या है, और P1 और P2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए P टोटल, P1 की वैल्यू क्या है, P1 नॉट इंटू जीटा 1 प्लस P2 नॉट इंटू जीटा 2। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन, बाय द मोल फ्रैक्शन x1 प्लस और जीटा 1 प्लस जीटा 2 इज इक्वल टू 1। यानी जितने भी कंपोनेंट होते हैं किसी एक बाइनरी सॉल्यूशन में, सबका जो मोल फ्रैक्शन होता है एक के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x2 और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस x1 हो जाएगा, या x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। रखते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस एक्स जीटा 2 प्लस P2 नॉट इंटू x2। मल्टीप्लाई करते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस P1 नॉट इंटू x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2। चलिए x2 कॉमन कर लेते हैं दोनों साइड में हम लोग। x2 को कॉमन करिए आप लोग यहाँ पे, तो P टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग का P टोटल हो जाएगा यहाँ पे, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट और कॉमन ले लेते हैं प्लस x जीटा 2 और x2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। और यही हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये हमारा मेजर होता है राउल्ट्स लॉ के लिए। एक बार फिर से देखेंगे राउल्ट्स लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पहले कंपोनेंट के लिए हमको एक रिलेशन मिला था कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू जीटा 1, और दूसरे कंपोनेंट के लिए मिला था P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू जीटा 2। फिर हमने अप्लाई किया था यहाँ से राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में हमने देखा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने देखा था P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 और P2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा था, जिससे हमको एक एक्सप्रेशन मिला है यहाँ पे, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस जीटा 2 इन ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे राउल्ट्स लॉ, एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं है क्या क्या सभी चीजें। P टोटल
जो सरफेस पे बाइनरी सॉल्यूशन के सरफेस पे टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा। दूसरी चीज P1 नॉट, जो कंपोनेंट फर्स्ट है उस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जीटा नॉट, जीटा टू। तो जीटा टू क्या होगा, सेकेंड कंपोनेंट, कंपोनेंट बी जो है कंपोनेंट 2 है उसका मोल फ्रैक्शन। चलिए फिर इन ब्रैकेट P2 नॉट, P2 नॉट क्या है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने बात किया है कंपोनेंट बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और P1 नॉट क्या है कंपोनेंट 1 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। तो ये हो गया हमारा राउट्स लॉ, और दिस इज टोटल अबाउट द राउट्स लॉ। अब यहाँ पे एक ग्राफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि ग्राफ होगा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो स्टूडेंट हम लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे कि जो ग्राफ हमारा है वो किसके किसके बीच में है, जो ग्राफ हमारा है वो किसके किसके बीच में है। ग्राफ हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और दूसरा चीज हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग लेते हैं जीटा 1 इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे लेते हैं हम लोग जीटा 2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे जीटा 1 मैक्सिमम है, जीटा 2 क्या है 0 है। यहाँ पे देखेंगे जीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड जीटा 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो होगा जीटा 1 इज इक्वल टू, जब हम लोग जीटा 1 इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं और जीटा 2 इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो अभी हमने राउट्स लॉ के लिए एक्सप्रेशन क्या ऑब्जर्व किया है, याद होगा आप लोग को, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस जीटा 2, और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं उसको, उससे पहले जो एक्सप्रेशन था जीटा 1 प्लस P2 नॉट इंटू जीटा 2। तो यहाँ पे जब जीटा 2 0 है तो क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू जीटा 1। जो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है उसका जो है फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है। तो जो हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो ग्राफ खींचा गया किसके बीच में, किसके बेसिस पे, राउट्स लॉ के बेस पे। तो राउट्स लॉ के बेस पे ये जो ग्राफ खींचा गया P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू जीटा 1 प्लस P2 नॉट इंटू जीटा 2। तो ये राउट्स लॉ है और राउट्स लॉ के लिए एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस ग्राफ में, यदि इस पॉइंट पे x2 यानी जीटा 2 हम लोग यदि 0 रखते हैं तो ये वाला हमारा पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो कंपोनेंट था हमारा वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट जो है क्या है, वोलेटाइल ज़्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होगा। तो जो वेपर प्रेशर इसका बढ़ेगा वो धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, यदि हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो Pt इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 हो रहा है, जीटा 1 हो रहा है, यानी ये बढ़ेगा तो साथ में ये भी बढ़ेगा, तो बढ़ तो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये काफ़ी तेजी से बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या है, मोर वोलेटाइल है। और यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट जो हम लोगों ने लिया है P1 यानी P2 क्या है, सॉल्वेंट, यहाँ पे देखेंगे P2 क्या है, सॉल्यूट है, और P1 क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है, यहाँ पे यदि हम लोग 0 रखते हैं यानी x1 इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो P1 नॉट इज, यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट, ये इस पे डिपेंड करेगा, यानी इसके वेपर प्रेशर पे। जो जब वेपर प्रेशर अधिक होगा तो ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि P2 के लिए है। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1 रखते हैं और जीटा 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, जीटा 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा P2 नॉट, Pt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू P2 नॉट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जीटा 1 इज इक्वल टू 0, तो जब ये जीटा 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीटा 2 इज इक्वल टू 0 है तो P1 नॉट प्रोपोर्शनल होगा। और यदि इस केस में देखें हम लोग कि जीटा 2 इज इक्वल टू 1 है और जीटा 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 नॉट। यानी कुल मिला जुला के वेपर प्रेशर जो है उसी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ टोटल प्रेशर जो है।
किसी एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे ये ग्राफ डिपेंड कर रहा है उसके मोल फ्रैक्शन पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे 1 लेते हैं और धीरे धीरे ये जो 1 का वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए मोल फ्रैक्शन के साथ साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है मोर वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि वेपर अधिक बनेगा, तो वेपर जब अधिक बनेगा तो प्रेशर जो लगेगा सॉल्यूशन के पृष्ठ पे, सरफेस पे, वो अधिक लगेगा। और प्रेशर कम बनेगा, यानी वेपर कम बनेगा तो जो प्रेशर है वो कम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन के साथ साथ इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन P2 का जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है और इसके कंपेरिजन में ये कम इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ये वाला ग्राफ हमको प्लॉट हो रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं PT इक्वल टू P1 प्लस P2, जो कि टोटल को ये शो कर रहा है, दोनों ग्राफ को कंप्लीटली शो कर रहा है। दैट इज द ग्राफ। और ये जो ग्राफ है ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, एक रिलेशन कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनेशन में, रिलेशन बिटवीन द हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, जो कि रिलेशन आप लोग के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन द हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो दूसरा जो कंपोनेंट है इसमें जो बचा है हमारा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ, जो कि बिल्कुल इसी के जैसा ही होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। तो वहाँ पे जो सॉल्यूट लेंगे वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या होगा, वोलेटाइल होगा, बस इतना ही अंतर है उसमें। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग कंपेरिजन करते हैं हेनरी लॉ, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, एंड राउल्ट्स लॉ, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, अक्सर पूछे जाते हैं कंपटीशन में या फिर बाइडो में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों में एक चीज़ें कॉमन हमको दिख रही है कि हेनरी लॉ में हमने पढ़ा है P1 इज इक्वल टू KH इंटू जीटा1, और राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा है हमने, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू जीटा1। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग कॉमन देख रहे हैं। तो रिलेशन क्या है इसमें, यदि दोनों को डिवाइड करें हम लोग तो KH इज इक्वल टू P1 नॉट, यानी फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि हेनरी लॉ जो हेनरी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन जो राउल्ट्स लॉ है वो किसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर, किसी प्योर कंपोनेंट के, किसी एक प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। दिस इज ओवरऑल अबाउट द हेनरी लॉ, रिलेशन बिटवीन द हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। तो ये हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में जो होता है रिलेशन होता है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये किसी एक कंपोनेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं आसानी से हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में क्या रिलेशन है इस रेशियो से। और इस नोट्स को आप लोग प्रिपेयर करिए। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, और उसको काफ़ी पहले से ही आप लोग पढ़ के प्रिपेयर रखें, ताकि वीडियो देखें तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।